एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम को सुधांशु मणि साहब ने कॉन्सेप्चुलाइज किया है और सुधांशु मणि साहब रेलवेज में रहे हैं और ट्रेन सब टाइम से चल रही हैं, तो इस प्रोग्राम को भी हम एग्जैक्टली 7 बजे शुरू करने जा रहे हैं। For the auspicious lighting of the lamp, may I invite Dr. Kumpan Dhar, Shri Kapil Bhatia of Frontier Springs, Gopal Sinha ji and Dr. Prabha Srivastava on stage. थैंक यू सो मच डिग्निटरीज। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। मैं चाहूंगा इस शेर को आप लोग पूरा कर दें। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और मिर्जा बेग असदुल्ला खान यानी मिर्जा गालिब, ये वो नाम है जो न सिर्फ शायरी बल्कि अदब की दुनिया में जो भी फेहरिस्त बनेगी उसमें अव्वल ही रहेगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि गालिब शायर नहीं, एक इंस्टीट्यूशन थे। और आज का प्रोग्राम एक डेडिकेशन है एक ऐसे शायर के नाम, एक ऐसे अदब के सितारे के नाम जिसे हम मिर्जा गालिब के नाम से जानते हैं। वैसे मिर्जा गालिब की वजह से हम जैसे एंकर्स को बहुत मदद मिलती है, क्योंकि मुझे लगता है कि गालिब के पास जितने कोटेबल शेर्स हैं उतने शायद किसी और शायर के पास नहीं हैं। जहां तहां लोग गालिब को कोट करते रहते हैं। यहां तक तो ठीक है कि लोग कभी कभी गालिब के शेर को अपने नाम से भी चिपका देते हैं। मुसीबत तब होती है जब अपने शेर को गालिब के नाम से प्रोड्यूस करते हैं। एक शेर ऐसी मैंने कहीं पढ़ा था कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। भाई साहब, ये गालिब का शेर नहीं है। तो जहां जहां लोगों ने इसको चिपकाया है गालिब के नाम से, उनको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये गालिब साहब का शेर नहीं है। कोई भी फनकार अपनी उम्र पूरी करने के बाद अगर दुनिया में जिंदा रहता है लोगों के जहन में, तो उसकी 2 वजह हैं। एक तो उसका काम, और गालिब साहब के पास ऐसा काम बहुत है कि वो बरसों बरसों सदियों याद किए जाएंगे। लेकिन इसकी एक वजह और भी है। वो वजह है उनके मद्दा यानी उनके प्रशंसक और फैन। जितना ज्यादा उनके फैंस उनको याद करते हैं, उनको जिंदा रखने में मदद करते हैं। गालिब के साथ ये बात एकदम सत्य है कि उनके बहुत सारे फैंस गालिब को जिंदा रखे हुए हैं। और ऐसे ही उनके एक फैन, उनके मद्दा हैं हमारे सुधांशु मणि साहब। मणि साहब की बहुत सी ख्वाहिशें होंगी, लेकिन मैं उनकी 2 ख्वाहिशों के बारे में जानता हूं। एक उनकी ख्वाहिश थी रिटायरमेंट के पहले की, और एक ख्वाहिश रिटायरमेंट के बाद की। रिटायरमेंट के पहले की ख्वाहिश थी देश को वंदे भारत एक्सप्रेस देने की, और रिटायरमेंट के बाद की ख्वाहिश के बारे में उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे बताया था। आज आप जो ये प्रोग्राम देखने जा रहे हैं, ये उनके रिटायरमेंट की बाद की ख्वाहिश थी, जो शायद उन्होंने 2014-15 से नर्चर करनी शुरू कर दी थी कि रिटायरमेंट के बाद जो कुछ काम उन्हें करने हैं 2-4, उनमें एक काम ये करना है कि गालिब की गजलों पर कथक की परफॉर्मेंस कराना। अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि किस तरह से उनके इस ड्रीम प्रोजेक्ट को ये कलाकार एग्जीक्यूट करेंगे। मणि साहब ने बहुत ही मेटिकुलस ढंग से एक टीम बनाई और उस टीम में बहुत नामचीन और काबिल लोगों को चुना।
कबीर अहमद साहब जो कि रेलवे के रिटायर्ड ऑफिसर रहे हैं, खुद भी बहुत अच्छे लेखक हैं, उन्होंने स्क्रिप्ट लिखने का काम किया। गोपाल सिन्हा जी जो कि वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, बहुत जाना माना नाम है लखनऊ के लिए, उन्होंने यहाँ पे जो स्टेज अरेंजमेंट्स आप देखेंगे, लाइट एंड साउंड देखेंगे, वो सब गोपाल सिन्हा साहब का मैनेजमेंट है। गालिब साहब की गजलों को गाना आसान नहीं है, तो अपनी खूबसूरत सी मधुर सी आवाज डॉक्टर प्रभा श्रीवास्तव जो कि बहुत मशहूर गजल गायिका हैं, उनकी आवाज में आप गालिब साहब की गजलें सुनेंगे। और डॉक्टर कुमकुम धर जो कि लखनऊ के लिए एक बहुत जाना माना नाम है, उनके निर्देशन में जो नृत्य की परिकल्पना की गई है वो आपके सामने आएगी। कथक परंपरा जो है वो नृत्य की ऐसी विधा है जो आमतौर पर पौराणिक गाथाओं पर, एपिक्स पर बेस्ड होती है, जिसमें श्री राम के या कृष्ण के या ऐसे कुछ ऐतिहासिक कैरेक्टर्स के ऊपर कहानियां होती हैं और उन पर यह नृत्य होता है। तो जब सुधांशु मणि साहब ने यह सोचा होगा कि गालिब की गजलों पर नृत्य किया जाएगा, तो ये आसान नहीं रहा होगा। लेकिन कहा जाता है ना कि अगर आपने सोच लिया तो फिर वो पूरा हो ही जाता है। तो शायद मणि साहब ने भी सोचा और फिर उसको पूरा करने की दिशा में उन्होंने काम करना शुरू किया। गालिब की अगर आप गजलें देखें तो इस जो कथक की परंपरा है उसके ठीक उलट है। ज्यादातर उनका जो काम है वो प्रोग्रेसिव शायरी का है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। बहुत प्रोग्रेसिव सा शेर है। और आप जब जब मेरी बात सुन रहे हैं तो थोड़ा सा अपनी कल्पना को दौड़ाइए और सोचिए कि इन अशार पर क्या कथक नृत्य संभव है। गालिब ने मोहब्बत भी लिखी, लेकिन गालिब की मोहब्बत में मुझे ज्यादातर उनके अशार में एक तंज देखने को मिलता है। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम किया। अब जो मोहब्बत करता है वो अपने आप को निकम्मा कह रहा है, यानी वो तंज ही कस रहा है। तो ऐसी शायरी पर नृत्य की परिकल्पना करना, उसको एग्जीक्यूट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन लंबी मेहनत के बाद एक ऐसा प्रोग्राम क्यूरेट हुआ जो थोड़ी देर में आपके सामने आएगा, और तब आप जानेंगे कि कितनी मेहनत से किसी कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में आपको गालिब भी नजर आएंगे, दो गालिब नजर आएंगे। और मैं आपको आई डोंट नो, मैं कोई वो डिस्क्लोज कर रहा हूं क्योंकि बता देना जरूरी होना, आप पहचान नहीं पाएंगे। आपको स्टेज पे शायर गालिब के रूप में दिखाई पड़ेंगे खुद सुधांशु मणि साहब, और जो गालिब की आत्मकथा कहने के लिए आपके सामने रहेंगे कबीर अहमद साहब। आखिरी में एक बात और, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम में किसी स्पीकर को बुलाया था जो कि यूके से आई थी, मैं उनका नाम लेना ठीक नहीं समझता, और एक ही शिकायत थी ऑडियंस को कि उनकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। मुझे अच्छा तो नहीं लगा, पर मैंने उनसे पूछा, मैडम आप थोड़ी सी अपनी आवाज बढ़ा लीजिए। तो उन्होंने बहुत पोलाइटली मुझे कहा कि इन यूके वी स्पीक लाइक दिस ओनली। उनका मतलब यह था कि सुनने का ओनस ऑडियंस पे होना चाहिए। हिंदुस्तान के साथ एक दिक्कत है कि यहां पर सुनाने का ओनस और स्टेज पे जो होते हैं कलाकार उनका होता है। तभी आप देख रहे होंगे कि ऑफ लेट हर परफॉर्मेंस बहुत लाउड होती जा रही है। जो गाना गाता है उसको चीख के गाना करना पड़ता है, जो ड्रामा करता है उसको चीख के अपनी बात कहनी पड़ती है, उसको ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं, ऐसी पोशाकें पहनने पड़ती है। और इवन डांस में, ये मेरी बात अभी थोड़ी देर पहले कुमकुम जी से भी हो रही थी कि इवन डांस में बहुत एग्रेसिव डांसिंग होने लगी है। घुघनों की आवाज 100 चक्कर, 150 चक्कर, बहुत एग्रेशन लाना पड़ता है। ये कलाकारों की मजबूरी बन गया है, और ये मजबूरी इसलिए बन गया है कि ऑडियंस एकाग्रता से ये कार्यक्रम नहीं देखती है। और अगर आप एकाग्रता से देखेंगे तो थोड़ी सटल परफॉर्मेंस जो कि ज्यादा बेहतर होगी मेरी समझ में, वो आपको देखनी पड़ेगी। और इस दिशा में पहला कदम यह है कि आपका जो मोबाइल फोन है
वो साइलेंट मोड पे होना चाहिए। थोड़ी देर तक दीन दुनिया से आप अपने आप को कट ऑफ करें, इस प्रोग्राम में यहां रहें। विश्वास करिए कि अगर आपको अभी थोड़ी बहुत गर्मी लग भी रही है, एक बार ये प्रोग्राम में आपका फोकस आ जाएगा, तब शायद आप भूल जाएंगे। ये गर्मी आपको इसीलिए लग रही है कि आप अभी एकाग्र होकर इस प्रोग्राम को नहीं देख पा रहे हैं। आज से 20-30 साल पहले इस तरह के ऑडिटोरियम में हम लोग बिना एसी के ही बैठ के इन कार्यक्रमों को एंजॉय कर सकते थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी बड़ी तादाद में जब ऑडियंस आ जाती है तो बहुत खुशी होती है परफॉर्मेंस को। तो अब मैं बिना किसी विलंब के इस प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए आर्टिस्ट को बुलाना चाहूंगा। न गुले नगमा हूं न पर्दा साज, न गुले नगमा हूं न पर्दा साज, मैं हूं अपनी शिकस्त की आवाज। आज वही आवाज तारीख के पन्नों के बीच और वक्त के पर्दे के पीछे से आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। मैंने अपने दोस्तों और खैर खाहों को जो खत लिख छोड़े थे, आज उन्हीं खतूत के कुछ हिस्सों के जरिए और कुछ अपनी गजलों की मदद से मैं अपनी रूदाद हयात आपके खिदमत में पेश करता हूं। मुलाहिजा हो। गालिब? कौन गालिब? कौन है गालिब? पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने, होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने। शायर तो वो अच्छा है, बदनाम बहुत है। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। हम पेशा ओ हम मशरब, हम पेशा ओ हम मशरब ओ हम राज है मेरा। गालिब को बुरा क्यों कहो अच्छा मेरे आगे। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा
मैं असदुल्लाह खां उर्फ मिर्ज़ा नौशाह गालिब तखल्लुस कौम का सल्जूकी हूँ। मेरे दादा कोकान बेग खां शाह आलम के दौर में हिंदुस्तान आए। मेरे वालिद अब्दुल्लाह बेग खां अलवर के राजा बख्तावर सिंह की नौकरी में एक जंग में लड़ते हुए शहीद हुए। लिहाजा मेरी परवरिश मेरे चचा नसरुल्लाह बेग खां के घर पे हुई, जो मराठों की तरफ से अकबराबाद के सूबेदार थे। आम तौर पर कायदा यह है कि आलम आबोगिल यानी दुनिया के मुजरिम आलम अरवाह यानी परलोक में सजा पाते हैं, लेकिन यूं भी हुआ है कि परलोक के गुनाहगार को दुनिया में भेजकर सजा देते हैं, जैसा कि हजरत आदम के साथ हुआ। चुनांचे मैं 27 दिसंबर 1797 को सजा काटने के वास्ते यहां भेजा गया। 13 बरस हवालात में रहा, यानी बुजुर्गों की बंदिशों में, और 8 अगस्त 1810 को मेरे लिए उम्र कैद बा मशक्कत का हुक्म जारी हुआ, यानी निकाह हो गया। एक बेड़ी मेरे पांव में डाल दी, दिल्ली शहर को मेरा कैद खाना बनाया और शायरी को मशक्कत ठहराया गया। 12 बरस की उम्र से कागज को अपने गुनाहों के दस्तावेज की तरह अपनी शायरी से काला कर रहा हूं। इश्क के मैदान में मैंने बस एक बार कदम रखा, और सच तो यह है कि मुगल बच्चे भी गजब होते हैं। किसी पर मरते हैं तो उसे मार रखते हैं। मैं भी मुगल बच्चा हूं। उम्र भर में एक सितम पेशा डोमनी को मार रखा है। हाय, लेकिन वो कूचा छूट गया। अब भी कभी कभी वो अदाएं याद आती हैं। उसका मरना जिंदगी भर न भूलूंगा। तेरे दिल में गर न था आशोब गम का हौसला, तेरे दिल में गर न था आशोब गम का हौसला, तूने फिर क्यों की थी मेरी गम गुसारी, हाय हाय। नुक्ताची है, नुक्ताची है गमे दिल उसको सुनाए न बने, क्या बने बात जहां बात बनाए न बने। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, कि लगाए न लगे और बुझाए न बने। नुक्ताची है गमे दिल उसको सुनाए न बने, क्या बने बात। नुक्ताची है गमे दिल उसको सुनाए न बने, नुक्ताची है गमे दिल उसको सुनाए न बने, क्या बने
मैं नवाब गाजिउद्दीन हैदर के दौर में लखनऊ गया और 5 माह सख्त बीमार रहा। लखनऊ की आबो हवा मुझे कभी रास न आई और मैं जल्द ही कलकत्ता की जानिब निकला। बनारस पहुंचने के दिन खुशगवार हवा मशरिक की जानिब से चल रही थी। इस हवा के एजाज ने मेरी मुट्ठी भर खाक को फतेह के झंडे की तरह बुलंद कर दिया और इस ठंडी हवा की मस्ती ने मेरे जिस्म की सारी कमजोरी दूर कर दी। क्या कहने नवाहे बनारस के कि अगर इसको बेइंतहा दिलकशी के सबब मरकज़े आलम कहूं तो वजह है कि मी आयद बदावा गाह लाफश जहानाबाद अज बहरे तवाफश, कि मी आयद बदावा गाह लाफश जहानाबाद अज बहरे तवाफश, बनारस रा कसे गुफ्ता के चीनस्त हनूज अज गंगे चीनश बर जबीनस। वाह बनारस, वाह बनारस, ये वो फख्र करने वाली जगह है जिसका चक्कर काटने खुद दिल्ली भी यहां आती है। किसी ने बनारस की खूबसूरती चीन के बराबर ठहरा दी, तब से ये गंगा की मौज इसके माथे की चीन यानी शिकन बनी हुई है। और दिल्ली अब जहां अंग्रेज कौम हवाओं में चिराग रोशन कर रही है, तो माजी के कुएं में क्या झांकना। हाय दिल्ली, वाए दिल्ली, भाड़ में जाए दिल्ली। जिस दिल्ली पे फख्र करते थे वो तो मिट गई। लखनऊ हमें रास आया नहीं, पर अब शहरे बनारस की क्या बात है। इबादत खानाए नाकूसियानस्त, हमाना काबाए हिंदोस्तांस्त। यानी बनारस हम शंख नवाजों का मंदिर है, हम हिंदुस्तानियों का काबा है। वाह बनारस। नसीब की बरकत से एक धूल के जर्रे की तरह हवा के कंधों पर परवाज करते, जाड़ों की ठंडी हवाओं में रातों को ठिठुरते और जमाने के सितम सहते हुए 20 फरवरी 1828 को मैं कलकत्ता पहुंचा। यहां खुश नसीबी के सिवा हर चीज बाजारों में बइफरात मिलती है। खुदा की कसम कि अबुल कासिम खान ने कलकत्ता में गुर्बत का दुख और बेकसी का गम मेरे दिल से मिटा दिया था। मैं समझता था कि कलकत्ता दिल्ली है और गुर्बत वतन है, कैद खाना गुलिस्तां है और बियाबां चमन है। नवंबर 1829 को बरोज इतवार जिस तरह कैदी जिंदा में आता है या बच्चा मदरसे में, गालिब परेशान हाल कलकत्ते से नाकाम दिल्ली पहुंच गया। पर कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हम नशीं, एक तीर मेरे सीने में मारा कि हाय हाय, वो सब्ज़ार हाय मुतर्रा की गजब, वो सब्ज़ार हाय मुतर्रा है की गजब, वो नाज़नी
बुताने खुदारा की हाय हाय। वाह कलकत्ता। नसीरुद्दीन हैदर बादशाह अवध के दौर में मेरा एक कसीदा बादशाह के हुजूर में पेश हुआ। उसी दिन 5,000 रुपए भेजने का हुक्म हुआ, लेकिन सारी रकम सरकारी मुलाजिमों ने आपस में बांट ली। मुझे एक पैसा न मिला। एक बार दिल्ली के एक शराब फरोश के 250 रुपए अदा न करने पर गिरफ्तार होकर कैद हुआ तो एक दोस्त ने रकम अदा करके रिहा कराया। उसके बाद एक दिन मैं अपने मकान मालिक जनाब मोहम्मद नसीरुद्दीन उर्फ मियाँ काले के पास बैठा था कि एक दोस्त ने आकर कैद से छूटने की मुबारकबाद दी। मैंने जवाब दिया, कौन कमबख्त कैद से छूटा है? पहले गोरे की कैद में था, अब काले की कैद में हूं। कर्ज की पीते थे मैं, कर्ज की पीते थे मैं, और लेकिन ये समझते थे कि हाँ कर्ज की पीते, समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी कमस्ती एक दिन। फिर इस अंदाज से बहार आई, फिर इस अंदाज से बहार आई, हुए महरो माह तमाशाई। है हवा में शराब की तासीर, है हवा में शराब की तासीर, बादानोशी है बादा पैमाई, फिर इस अंदाज से बहार आई। हुए sani da pa mama pa pa ga ga mama pa pa ni ni sani da pa mama pa pa ga ga mama pa pa ni sani da pa ma pa ni da ni sani pa sa ga ma ni sani pa sani da pa ma pa ni da ni sani pa sa ga ma ni sani pa ga ga mama pa pa ni ni sa 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 ga ga mama pa pa ni ni sa 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 ma pa ni ni sa ma pa ni ni sa ma pa ni ni sa re sa ma pa ni ni sa ma pa ni ni sa ma pa ni ni sa re sa ma pa ni ni sa ma pa ni ni sa ma pa ni तेरे संग
बादनोशी है बादत माई फिर संदास से बाहर आई। तेरे संदास से खुदा गवाह है कि मैं मुंशी हरगोपाल तफ्ता को अपने फर्जंद की जगह समझता हूँ, लिहाजा उसके शेर मेरे पोते हुए। अल्लाह तफ्ता के बच्चों को जीता रखे और उनको दौलतो इकबाल दे और तफ्ता की शायरी को मशहूर और मकबूल करे। वक्त के सामने सब बेबस हैं। बिरादरे गिरामी मुंशी नबी बख्श की आंखों की रोशनी कम हो जाने की खबर पर दिल का दुख बढ़ गया है। वो कुदरत के कारिंदे जिन्होंने जमशेद से उसका जाम छीन लिया, यकीनन लूटने में माहिर हैं। हमारे काफिले जिंदगी की सारी पूंजी ही ये सुनने, देखने, बोलने और चलने की काबिलियत है, सो भला क्यों न लूटे। गरज हम तो वक्त के तबाह किए हुए हैं। किससे मदद मांगे और इंसाफ के लिए किसके दर पर जाएं। होश व हवास हमने रकम देकर नहीं खरीदे, ये तो हमें मुफ्त में मिले हैं। सो अगर वापस भी ले लिए जाएं तो कोई जुल्म नहीं। रमजान का महीना है, रोजा रखता हूं मगर रोजे को बहलाए रहता हूं। कभी पानी पी लिया, कभी हुक्का पी लिया, कभी कोई टुकड़ा रोटी का खा लिया। यहाँ के लोग अजीब फहम रखते हैं। मैं तो रोजा बहलाता रहता हूं और ये साहब फरमाते हैं कि तू रोजा नहीं रखता। ये नहीं समझते कि रोजा न रखना और चीज है और रोजा बहलाना और बात है। इफ्तार सौम की जिसे कुछ दस्तगाह हो, उस शख्स को जरूर है रोजा रखा करे। इफ्तार सौम की जिसे कुछ दस्तगाह हो, उस शख्स को जरूर है रोजा रखा करे। जिस पास रोजा खोल के खाने को कुछ ना हो, रोजा अगर न खाए तो नाचार क्या करे।
दिल्ली और मुशायरे। मुशायरा दिल्ली में अब कहीं नहीं होता। किले में कुछ शहजादगाने तैमूरिया जमा होके गजल खानी कर लेते हैं। मैं कभी उन महफिलों में जाता हूं और कभी नहीं जाता। ये सोहबत खुद चंद रोजा है, इसको दवाम कहां। क्या मालूम अभी न हो, और अब के हो तो आइंदा ना हो। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। मोहब्बत में नहीं है फर्क, मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का। उसी को देख के जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी कम। हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश दम निकले। हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले।
जाता था कि हम निकले हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले बहुत निकले अरमान लेकिन फिर भी कम निकले ग्यारह मई 1857 पीर के दिन दोपहर के वक्त अचानक दिल्ली के किले और फसील की दीवारें लरज उठी, जिसका असर चारों तरफ फैल गया। उस दिन मेरठ की फौज के कुछ सिपाही शहर में आए। अगरचे 11 मई से 14 सितंबर तक 4 महीने 4 दिन का वक्फा है, लेकिन इस बिना पर कि पीर के दिन शहर अंग्रेज़ों के हाथ से निकला था और पीर ही के दिन कब्जे में आया, कह सकते हैं कि शहर का हाथ से निकल जाना और फिर कब्जे में आ जाना, ये दोनों काम एक ही दिन हुए। अंग्रेज फातिहीन ने रास्ते में जिसको पाया कत्ल कर दिया। शहर के आली खानदान और साहिब इज्जत अफराद इज्जत व आबरू की दौलत को बचाने के लिए घरों में दरवाजे बंद करके बैठ रहे। सच छुपाए नहीं छुपता। फिल हकीकत सच्ची बात को छुपाना अच्छे लोगों का तरीका नहीं है। मैं आधा मुसलमान, मजहबी पाबंदियों से आजाद हूं और बदनामी और रुसवाई के रंज से बेनियाज। एक दिन अंग्रेजी फौज के सिपाही मेरे घर में आ गए। मुझे और मेरे मुताल्लिकीन को साथ ले जाकर कर्नल ब्राउन के सामने पेश किया। कर्नल ने मुझे देखकर पूछा, तुम मुसलमान हो? मैंने कहा आधा। उसने पूछा, आधा मुसलमान कैसा? मैंने कहा, शराब पीता हूं, सुअर नहीं खाता। मुझे हमेशा से रात में सिर्फ विलायती शराब पीने की आदत थी। विलायती शराब नहीं मिलती थी तो नींद नहीं आती थी। आजकल की अंग्रेजी शराब शहर में बहुत महंगी है और मैं बिल्कुल मुफलिस हूं। अगर खुदा दोस्त, खुदा शनाज, फैयाज, दरिया दिल, जनाब महेश दास देसी शराब एक कंद जो रंग में विलायती के बराबर और बू में उससे बढ़कर है, भेजकर आतिशे दिल को सर्द न करते तो मैं जिंदा नहीं रहता। अब 1857 को कितना रोऊं। इससे पहले सिर्फ बीवी थी, न लड़का था न लड़की। तकरीबन 5 बरस हुए कि मैंने अपनी बीवी के खानदान के 2 यतीम बच्चों को लेकर पाल लिया है। इन शीरी ज़बान बच्चों से मुझको बेइंतहा मोहब्बत है। इस आलमे बेचारगी में बच्चे मेरे साथ हैं। वो दोनों नाज परवरदा बच्चे फल और मिठाई मांगते हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश पूरी करना मेरे बस में नहीं। अफसोस, अफसोस, जब तक जिंदा हूं रोटी और पानी की फिक्र रहेगी और मरने के बाद कफन दफन की। वही ऊपर की मंजिल है, वही मैं हूं।
सीढ़ियों पे नजर है कि वो मीर मेहंदी आए, वो मीर सरफराज हुसैन आए, यूसुफ मिर्जा आए, मीरन आए, वो यूसुफ अली खां आए। मरे हुओं का नाम नहीं लेता, जो बिछड़ गए हैं उनमें से कुछ गिने हैं। हजारों का मैं मातमदार हूं, जब मैं मरूंगा तो मुझे कौन रोएगा। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। वैसे गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं। गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं। रोइए जार जार क्या, कीजिए हाय हाय क्यों। दिल ही तो है न वो खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। पानी सा बरसाई नीरे माँ कर गसरे सा। पानी सा बरसानी नीरे माँ घर गसरे निसा। पानी सा बरसानी नीरे माँ घर गसरे निसा। पानी सा बरसानी नीरे माँ घर गसरे निसा। न संगो खैर, दिल ही तो है न संगो खैर। दर्द से भर न आए क्यों। रोएंगे हम हजार बार, रोएंगे हम हजार बार। कोई हमें सताए क्यों। दिल ही तो है
अंदाज तहरीर ईजाद किया है कि खत को गुफ्तगू बना दिया है। हजार कोस से बज़बान कलम बातें किया करो, हिज्र में विसाल के मज़े लिया करो। वाकई गदर में मेरा घर नहीं लुटा, मगर मेरा कलाम मेरे पास कब था कि न लुटता। मेरा कलाम मेरे पास कभी कुछ नहीं रहा। नवाब ज़ियाउद्दीन और नवाब हुसैन मिर्ज़ा जमा कर लेते थे, जो मैंने कहा उन्होंने लिख लिया। उन दोनों के घर लुट गए, हजारों रुपए के कुतुब खाने बर्बाद हो गए। अब मैं अपने कलाम के देखने को तरसता हूं। कई दिन हुए एक फकीर की खुश आवाज भी है, एक गजल मेरी कहीं से लिखवा लाया। वो कागज जो मुझको दिखाया, मुझको रोना आया। जिंदगी भी क्या क्या दिखाती है। उमराव सिंह बेचारे की दूसरी बीवी मर गई। उसके हाल पर उसके वास्ते मुझको रहम और अपने वास्ते रश्क आता है। एक वो हैं कि 2 बार उनकी बेड़ियां कट चुकी हैं, और एक हम हैं कि एक ऊपर 50 बरस से जो फांसी का फंदा गले में पड़ा है, तो न फंदा ही टूटता है और न मेरा दम ही निकलता है। उफ, नातवानी जोर पर है, बुढ़ापे ने निकम्मा कर दिया है। रकाब में पांव है, बाग पर हाथ है, बड़ा सफर दूर दराज पेश है। सामान सफर मौजूद नहीं, खाली हाथ जाता हूं। अगर बगैर हिसाब बख्श दिया तो खैर, वरना जहन्नम होगी और मैं। हाय, किसी ने क्या शेर कहा है, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। दिल नादां, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ऐ खुदा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है।
हम हैं मुश्ताक और वो बेजार। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार। या इलाही ये माजरा क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है। जब भी तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, जब भी तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है। सब्ज़ा कहाँ से आए हैं, सब्ज़ाओं गुल कहाँ से आए हैं। अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है।
रंज व जिल्लत से खुश होता हूं, यानी मैंने अपने को अपना गैर तस्वुर किया है। कोई दुख मुझे पहुंचता है तो कहता हूं, लो गालिब के एक और जूती लगी। बहुत इतराता था कि मैं बड़ा शायर और फारसीदां हूं, आज दूर दूर तक मेरा जवाब नहीं। ले तू कर्जदारों को जवाब दे। कोठी से शराब, गंधी से गुलाब, बदास से कपड़ा, मेवा फरोश से आम, सर्राफ से दाम कर्ज लिए जाता है। यह भी तो सोचा होता कि दूंगा कहां से। अभी पिछली बार रामपुर से रवानगी के वक्त नवाब कल्बे अली खान ने मुझसे कहा, खुदा के सुपुर्द। मैंने अर्ज किया, हजरत खुदा ने मुझे आपके सुपुर्द किया है, आप फिर उल्टा मुझे खुदा के सुपुर्द करते हैं। अरमानों को दिल में न बसाओ तो अच्छा। जिंदगी बसर करने को कुछ थोड़ी सी राहत दरकार है, और बाकी हिकमत, सल्तनत, शायरी और साहिरी सब खुराफात है। दुनिया में नामावर हुए तो क्या और गुमनाम जिए तो क्या। कुछ आमदनी हो और कुछ सेहत जिस्मानी, बाकी सब वहम है। हर चंद वो भी वहम है, मगर मैं अभी इसी पाए पर हूं। शायद आगे बढ़कर ये पर्दा भी उठ जाए और आमदनी और सेहत और राहत से भी गुजर जाऊं। जिस सन्नाटे में मैं हूं वहां तमाम आलम, बल्कि दोनों आलम का कुछ पता नहीं। हर किसी का जवाब मुताबिक सवाल दिए जाता हूं। जिससे जो मामला है वैसे बरत रहा हूं। वैसे मैं ये सब वहम जानता हूं। ये दरिया नहीं है, शराब है। ये हस्ती नहीं है, धोखा है। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। हम वहां हैं जहां से हमको भी, हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। मरते हैं आरज़ू मरने की, मरते हैं आरज़ू में मरने की। मौत आती है पर नहीं आती। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। अभी अभी डाक का हरकारा एक खत दे गया। सारा खत फहश व दुश्नाम से भरा पड़ा था। मैं हंस दिया। ये चुगद जो एक 73 बरस के बुढ़े को माँ की गाली देता है, उससे ज्यादा कौन बेवकूफ होगा। बस मैं करके आता हूं 1 मिनट। कमजोरी उरूज पर है। आज न जाने कितनी देर की बेहोशी के बाद मुझे होश आया तो नवाब अलाउद्दीन अहमद खां के खत का जवाब लिखवाया। उन्होंने हाल पूछा था। मैंने लिखवा भेजा, मुझसे क्या पूछते हैं, एक आध रोज में पड़ोसियों से पूछिएगा।
गो हाथ को जुम्बिश नहीं, गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है। रहने दो अभी सागर और मीना मेरे आगे। ये न थी हमारी किस्मत की विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, ये खलिश कहां से होती जो जिगर के पार होता। हुए जो मर के रुसवा, हुए क्यों न घर के दरिया। हुए हम जो मर के रुसवा, हुए क्यों न घर के दरिया। न कभी जनाजा उठता, न कहीं मजार होता। ये न थी हमारे किस्मत की विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार। जैसे ही डांसर नमस्ते करेंगे, बस आप आ जाइएगा, तो बगल में रहिएगा फट इमीडिएटली। कर दीजिए, कर दीजिए, होगा ये न थी तो आपने किया था तो एकदम हमारी क्या के विसाल बालकनी में भी है वो। यार ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता।
है बस कि उनके हर एक इशारे में निशा और है बस कि उनके हर एक इशारे में निशा और करते हैं मोहब्बत तो गुजरता है गुमा और यार अब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात यार अब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात दे और दिल उनको जो न दे मुझको जुबान है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां समझे हैं न समझेंगे मेरी बात दे और दिल उनको जो ना दे मुझको जोरदार तालियां सारे आर्टिस्ट के लिए और उससे भी ज्यादा जोरदार तालियां ऑडियंस के लिए जिन्होंने ऐसी सर्कमस्टांसेस में भी इस शो को फुल हाउस में देखा है। वी बो टू यू ऑडियंस, यू आर वंडरफुल ऑडियंस। आप लोग लगातार बैठे रहे और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि इतना इंग्रॉस थे आप लोग शो में, आपने शायद वो गर्मी महसूस नहीं की और महसूस की भी तो उसको बर्दाश्त किया हमारे लिए। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आप सबके। आई टेक दिस प्रिविलेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द आर्टिस्ट और मैं पहले डांसर्स को एक एक करके इंट्रोड्यूस करता हूं। जो 6 डांसर्स आपको स्टेज पे दिख रहे हैं, सबसे पहले अदिति थपलियाल,
उसके बाद रंजना शर्मा, देन शिवांगी बर्नवाल, उसके बाद पार्थवी राय, फिर हैं अनुश्रिता घोष और नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट निशा सिंह। बहुत बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंसेस आप सबकी। आपने जो म्यूजिक सुनी, जाहिर सी बात है वोकल आर्टिस्ट ने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि म्यूजिशियंस का मैं आपको परिचय दूं। जो वोकल्स में असिस्ट कर रहे थे और सारंगी लगातार आपको एक मधुर आवाज सुनाई पड़ रही थी, ज़ीशान अहमद। उसके बाद वोकल्स में ये भी असिस्ट कर रहे थे और हारमोनियम पे थे नमन सिंह। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा रिंकू राज जी को, जो कि सिंथेसाइजर पे थे। जाना माना चेहरा है ये रिंकू राज जी का। और ऐसे म्यूजिकल शोज में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है परकशंस का होता है, तो तबले पर थे नीतीश भारती साहब। और अब बारी है गालिब साहब की, इनफैक्ट दो गालिब साहब की, जो आपके सामने गालिब साहब की कहानी बयान कर रहे थे, उनकी ऑटोबायोग्राफी बता रहे थे, सैयद कबीर अहमद साहब। सैयद कबीर अहमद साहब ने स्क्रिप्ट भी लिखी है शो की, तो एक बार उनके लिए तालियां और बजनी चाहिए। और उसके बाद वो नाम जो थॉट था, जो पर्सिवरेंस थी, लगन थी, जो हिम्मत थी, और गालिब का रोल भी था, नन अदर देन सुधांशु मणि साहब। ऐसे शोज में बहुत कुछ रोल होता है, शायद वो नोटिस नहीं होता है, पर वो इंपैक्ट बहुत ज्यादा डालता है, वो है स्टेज और लाइटिंग का। तो मैं गोपाल सिन्हा साहब को स्टेज पर बुलाऊंगा, जो कि एक जाना माना नाम है। अभी पिछले हफ्ते हमने भी उनके साथ शो किया था, हमारी खुशकिस्मती थी। गोपाल सिन्हा साहब के साथ जिन्होंने लाइटिंग में असिस्ट किया, इनको मनीष सैनी साहब। मनीष सैनी पीछे से हाथ जोड़ रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा अपनी गर्दन उड़ा के उनको देख सकते हैं, वो साउंड रूम में बैठे हुए हैं। उनका काम अभी चल रहा है, शायद इसलिए वो स्टेज पे नहीं आ रहे हैं। फिर स्टेज सेटअप करने के लिए हमारे साथ थे आशुतोष विश्वकर्मा जी। कैन वी हैव हिम ऑन द स्टेज? ये इंक सारी है, ये विनम्रता है आर्टिस्ट की। तालियां बजाइए एक बार इनके लिए। जो खूबसूरत कॉस्ट्यूम्स आपने देखे, उनको शिवांगी निगम और रोनी सिंह ने अरेंज किया था। कैन वी हैव देम ऑन स्टेज? शिवांगी को दिल्ली जाना पड़ गया आज। ऑलराइट। इसके बाद सबका मेकअप बहुत खूबसूरत था और एक एक्स्ट्रा मार्क उनको मिलना चाहिए मणि साहब का मेकअप करने के लिए, जो उनको एकदम गालिब जैसा बनाया है। तो हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं शहीर अहमद साहब एंड सचिन। और इसके बाद जिसकी आवाज में आपने ये सारी गजलें सुनी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए डॉक्टर प्रभास श्रीवास्तव का।
एंड नाउ द लेडी बिहाइंड द शो, जिन्होंने सारे सिंक्रोनाइज किए, कॉन्सेप्चुलाइज किए, एक एक स्टेप पे उन्होंने मेहनत की। जैसे ही उनको ये कॉन्सेप्ट पता चला था, उन्होंने अपने बच्चों के साथ स्टेप्स पे काम करना शुरू कर दिया था। रिहर्सल्स बहुत बाद में शुरू हुई, मुझे बता रही थी कि उन्होंने स्टेप्स पे काम करना बहुत पहले शुरू कर दिया था। यही निशानी है एक सच्चे आर्टिस्ट के कमिटमेंट की। नन अदर देन डॉक्टर कुमकुम धर। और मैं एक बार फिर ये मेंशन करना चाहूंगा कि जिस माहौल में आप लोगों ने बैठ के इस शो को एंजॉय किया है, मुझे लगता है कि लखनऊ की ऑडियंस डिजर्व्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अब मैं चाहूंगा जो हमारे शो के स्पॉन्सर हैं, श्री कपिल भाटिया जी ऑफ फ्रंटियर स्प्रिंग्स कानपुर, और जो अदर स्पॉन्सर शायद वो यहाँ नहीं हैं, वेद सेसो मैकेनिका के कानपुर से। तो मैं चाहूंगा कि कपिल जी आप मंच पर आए प्लीज, एंड मणि साहब, इसी के साथ मैं चंद्रशेखर वर्मा आप सबका एक बार फिर धन्यवाद व्यक्त करते हुए इस शो की समाप्ति की घोषणा करता हूं।